ये जो किस्सा है, ये दुनियापुर का किस्सा है। और ये उस वक्त का किस्सा है जब पाकिस्तान और इंडिया नए नए बने थे। 1950s चल रहा था। और मेरे परदादा बताया करते थे कि उस वक्त जो सहूलियात थी या बेसिक फैसिलिटीज़ थी वो ना होने के बराबर थी। और आप कह सकते हैं कि बिजली का तो नामो निशान भी मौजूद नहीं था। बहुत सादा, बहुत शरीफ लोग हुआ करते थे। और आमतौर पे इस गांव के सेटअप में या पुराने दौर में जो भी शादियां हैं वो दिन के औकात में अंजाम दी जाती थीं। तो वैसे ही जो हमारे परदादा थे वो बताया करते हैं कि उनकी एक कज़न थी जो कि उसी गांव में या उसी शहर में रहा करती थीं। उनकी शादी की बातचीत तय हुई और यह तय हुआ कि अब से 7 दिन बाद यानी 7 डेज के अंदर अंदर उनकी जो शादी है वो बड़ी धूमधाम से अंजाम दी जाएगी। उस दौर के जो लोग थे उनकी कोशिश होती थी कि जिस जगह या जहाँ पे शादी की जा रही है तो पूरे के पूरे गांव को मदऊ किया जाए और कोशिश की जाए कि अपनी खुशी में सब के सब लोग शामिल हो सकें। अच्छा, कुछ लोग इस तरह के थे जो गरीब हुआ करते थे, जबकि अगर कुछ लोग फाइनेंशियली ज़रा बेहतर थे तो वो शादी में जो इंतज़ामात हैं ज़रा बेहतर तरीके से किया करते थे। जैसे कि अगर शादी है तो शादी के लिए आपके पास अगर जानवर मौजूद हैं तो जानवर को काटने के बाद उनका गोश्त शादी में इस्तेमाल किया जाता था और गोश्त का सालन बना के गांव के जितने भी लोग हैं उनकी तवाज़ो की जाती थी। परदादा बताते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान बनने के बाद पहली शादी थी तो गांव और शहर के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा खुश थे और वो इस शादी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहते थे। आहिस्ता आहिस्ता करके जितने भी इंतज़ामात थे वो सारे के सारे मुकम्मल किए जा रहे थे और लड़की के जो वालिदैन थे उनकी कोशिश थी कि जितना अच्छा इंतज़ाम हो सकता है वो किया जा सके। खैर वैसे ही हुआ कि जूं जूं शादी के दिन करीब आए, ख़ास तौर पे जब बारात का दिन करीब आया तो इन लोगों ने 2 या 3 बकरों का इंतज़ाम किया हुआ था और रात में इन बकरों को ज़िबा करना था और इन बकरों का जो भी गोश्त था उस गोश्त के ज़रिए जो भी लोग दावत में आने वाले थे उनके खाने का इंतज़ाम करना था। परदादा बताया करते थे कि उस दौर में अगर किसी को खाना बनाना आता था तो वो खुद ही आगे आ जाया करता था, वरना अगर आपको पकवान का इंतज़ाम करना हो तो पकवान एक रात पहले आता था और शादी वाले दिन से एक रात पहले आने के बाद रात के औकात में यानी 3 बजे, 4 बजे या फिर फजर के औकात में खाना बना के तैयारी किया करता था। तो वैसे ही क्योंकि ये ज़रा फाइनेंशियली बेहतर लोग थे तो इन लोगों ने दूर किसी गांव से 2 खाना बनाने वालों को मदऊ किया। अब ये जो खाना बनाने वाले थे इन्होंने कह दिया था कि हम कोशिश करेंगे कि रात को 8 या 9 बजे तक आपके पास पहुंच जाएं और ये जो रात है ये आपके गांव में दुनियापुर में बसर करेंगे और सुबह के 4-5 बजे तक खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देंगे। अब क्योंकि ये बाहर के लोग थे तो इनके लिए जो रिहाइश का इंतज़ाम था वो बाहर की तरफ किया गया था और 2 खैमे नुमा जगहें बनाई गई थी जहाँ पे इनको जानवरों को ज़िबा करना था और सुबह उठने के बाद वहाँ पे खाना बनाना शुरू करना था। अब ये जो खैमे थे इनके करीब व जवार में या अतराफ़ में बहुत सारे दरख्त मौजूद थे। खैर ये जो भी पकवान थे ये अपने टाइम पे पहुँचे और पहुँचने के बाद इन्होंने सोचा कि थोड़ी देर सो जाते हैं और रात में जब उठेंगे 3 या 4 बजे तो जानवरों को ज़िबा करेंगे और उसके बाद खाना बनाना शुरू कर देंगे। सब कुछ वैसे ही हुआ। रात में जब इनकी 3 बजे आँख खुली तो इन लोगों ने जो भी जानवर थे उनको ज़बा किया और ज़बा करने के बाद 1 या 1.5 घंटे में जब इनके पास गोश्त जमा हो गया तो ये वेट करने लगे कि जैसे ही फजर की अजान हो जाएगी तो नमाज पढ़ने के बाद खाना बनाना शुरू कर देंगे। ये बताते हैं कि जो भी गोश्त था वो सारा का सारा हमने खेमे के बाहर रखा हुआ था। तो इसी दौरानी में जब हम वहाँ पे बैठे हुए थे और फजर की अजान का
वेट कर रहे थे, तो हमारी नज़र जो सामने पीपल का दरख्त मौजूद था उस दरख्त के ऊपर पड़ी। हमें ऐसा लगा कि वो जो पीपल का दरख्त है उस दरख्त के बिल्कुल नीचे ऐसा लग रहा है जैसे 40 या 45 साल की ना सिर्फ कोई औरत बैठी हुई है, बल्कि उसका जो हुलिया है वो बहुत ही अजीब सा हुलिया है। बहुत बिखरे बिखरे से उसके बाल हैं और उसका जो चेहरा है बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे वो ज़ख्मी चेहरा है। कुछ अजीब तरीके से पाँव पे पाँव रख के वो औरत दरख्त से टेक लगा के बैठी हुई थी और मुसलसल गोश्त की तरफ या इन दोनों की तरफ देख रही थी। अब जब इन्होंने मुसलसल इस औरत को अपनी तरफ या गोश्त की तरफ देखते हुए देखा तो इन्होंने अजीब गुस्से की हालत में उस औरत को बोला कि अम्मा थोड़ा इंतज़ार कर ले, खाना बनेगा तो सबसे पहले तुझे ही देंगे। ये सुनने के बाद वो जो औरत थी वो अजीब तरीके से हंसने लगी और वो कहने लगी कि जितना भी गोश्त है ये सुबह तक नहीं बचेगा। अब ये लोग समझे कि शायद ये कोई पागल औरत है जो इतनी रात में यहाँ पे बैठी हुई है और अजीब तरह की बातें कर रही है। खैर, ये जो औरत थी मुसलसल इसी तरह से कुछ ना कुछ बोलती रही और इसके साथ साथ हर कुछ देर के बाद अजीब तरीके से मुंह से आवाज़ें निकालती रही। ये दोनों बताते हैं कि जैसे ही फजर की अजान का टाइम होने वाला था तो हम लोगों ने सोचा कि हम वज़ू वगैरह कर लेते हैं और जैसे ही अजान की आवाज़ सुनाई देगी या गांव के जो भी लोग हैं वो नमाज के लिए उठना शुरू होंगे तो हम भी उनके साथ साथ नमाज की तैयारी करेंगे। इसी दौरानिए में जबकि ये लोग वज़ू करने में मसरूफ़ हुए तो बताते हैं कि मुश्किल से 1 या 2 मिनट के लिए हमारा जो ध्यान है वो उस औरत की तरफ से या उस गोश्त की तरफ से भटका होगा। लेकिन 1 या 2 मिनट के बाद जब हमने वज़ू किया और हम वापस आए तो जो हमारे सामने बहुत सारा गोश्त मौजूद था, ऐसा लग रहा था कि उस गोश्त में से 90% जो गोश्त थे वो कहीं गायब हो चुका है। अब हमने जब 90% गोश्त को वहाँ से गायब होते हुए देखा तो सबसे पहले जो हमारा ध्यान था वो उस पीपल के दरख्त की तरफ गया। जब हमने उस तरफ देखा तो वहाँ पे ना ही वो औरत मौजूद थी, ना ही उसकी कोई निशानी मौजूद थी। लेकिन अजीब बात ये थी वो जो पीपल का दरख्त था उस दरख्त के अतराफ़ में गोश्त की जो बोटियाँ थीं उनके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ही बुरे तरीके से उस कच्चे गोश्त को खाने की कोशिश की है और ना सिर्फ खाने की कोशिश की है बल्कि खाने के बाद उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो जगह जगह फेंक दिए हैं। खैर, ये बताते हैं कि अभी जबकि हम उस औरत को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे तो हमें एकदम से दरख्त के ऊपर से किसी के हंसने की आवाज़ आना शुरू हुई और जैसे ही हमने पीपल के दरख्त पे ऊपर की तरफ देखना शुरू किया तो वाकई में वही औरत जो अब से कुछ देर पहले नीचे बैठी हुई थी वो अब दरख्त की शाख के ऊपर बैठी हुई थी और उसके जो पाँव थे वो इस कदर लंबे थे, ऐसा लग रहा था जैसे आधे तने तक उसके पाँव लटके हुए हैं। अजीब बात ये थी उस औरत के जो पाँव थे ऐसा लग रहा था जैसे वो न सिर्फ लंबे पाँव हैं बल्कि उसके पाँव उल्टे लग रहे थे। खैर, ये दोनों जो पकवान थे इन दोनों को अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो औरत अभी इनको कुछ देर पहले नज़र आई थी, ये जो औरत जो अभी शाख के ऊपर बैठी हुई है, ये किसी भी तरह इंसान नहीं है। लिहाजा इन लोगों ने मज़ीद आगे बढ़ना या उससे बात करना मुनासिब नहीं समझा और जल्दी से अपने खैमे के अंदर ना सिर्फ चले गए बल्कि वहाँ जाने के बाद मुसलसल तिलावत करते रहे। जैसे तैसे जब फजर की नमाज का टाइम हुआ और सारे के सारे गांव वाले जमा होना शुरू हुए तो गांव के जितने भी बुजुर्ग थे उन सब का यही कहना था कि इस पीपल के दरख्त पे एक चुड़ैल रहा करती है और वो आम तौर पे गांव के जो प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स के अंदर जो भी कच्चा गोश्त इस्तेमाल किया जाता है
उसको खाने की या गायब करने की कोशिश करती है। ये स्टोरी मिस शाहीन ने हमें कराची से शेयर की है। ये बताती हैं कि अब से तकरीबन 22 या 24 साल पहले ये कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहा करती थीं। अब इनका जो घर था वो बेसिकली पहाड़ियों के सामने मौजूद था, और मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद वो ब्लॉक जे के सामने होने की बात कर रही हैं। बहरहाल ये बताती हैं कि ये जो घर था बेसिकली एक बंगला था, क्योंकि ये रोड पे मौजूद था तो रात को 12-1 बजे तक यहाँ पे शोर की आवाज़ आया करती थी। लेकिन जैसे ही रात के 12-1 बजे का टाइम होता तो ना सिर्फ इस एरिए में बल्कि इनके घर में भी मुकम्मल तौर पे खामोशी हो जाया करती थी। लेकिन कुछ अजीब बातें थीं जो रात के औकात में अक्सर इन्होंने महसूस की थीं। जैसे कि ये बताती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था और इत्तेफाक से ये उठी हुई थी और कंप्यूटर में कोई काम कर रही थी। ये बताती हैं कि मुझे एकदम से भूख महसूस होने लगी और मैंने सोचा कि मैं किचन जाती हूँ और किचन जाके कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। अब ये जिस रूम में बैठी हुई थी वहाँ से जो किचन का रास्ता था उस दरमियान में एक ड्राइंग रूम आया करता था और ड्राइंग रूम के साथ ही किचन मौजूद था। ये बताती हैं कि जैसे ही मैं अपने कमरे से निकली और जब मैं ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे हमारा ड्राइंग रूम है तो उधर एक बहुत बड़ी सी सीनरी लगी हुई है। उस सीनरी के बिल्कुल बराबर में जो चेयर रखी हुई है, मुझे ऐसा लगा कि उस चेयर के ऊपर या तो कोई बैठा हुआ है या फिर शेड की वजह से शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। लिहाजा मैंने भी ज़्यादा गौर नहीं किया और नीचे देखती हुई सीधा किचन के अंदर दाखिल हो गई। अब जब मैं किचन में गई तो मैंने कैबिनेट्स ओपन किए और वहाँ से कुछ खाने के लिए निकालने लगी। जब मैं अपने कुछ खाने के लिए वहाँ से निकाल रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि ड्राइंग रूम में जहाँ से मैं अभी गुज़र के आई हूँ किसी लड़की के बातें करने की आवाज़ आ रही है। अब जैसे ही मुझे ऐसा महसूस हुआ तो एक अजीब सा खौफ था जो मुझ पे तारी हो चुका था और मुझे अब लग रहा था कि मेरा वहाँ से वापस गुजरना ठीक नहीं है। खैर मैं कुछ देर तक, यानी आप कह सकते हैं कि 1 या 2 मिनट तक वहीं पे खड़ी रही और जब मुझे दोबारा आवाज़ नहीं आई तो मैंने एकदम से किचन से निकल के ड्राइंग रूम के रास्ते अपने कमरे में जाना बेहतर समझा। अब जैसे ही मैं किचन से निकली और अल्टीमेटली जब सबसे पहले मेरी नज़र ड्राइंग रूम में पड़ी और स्पेसिफिकली जब मैंने उस सीनरी के बराबर में जो चेयर रखी हुई थी उस तरफ देखा तो वाकई में वहाँ पे तकरीबन 19 या 20 साल की एक लड़की बैठी हुई थी। उसका कुछ अजीब सा हुलिया था, ऐसा लग रहा था उसने सफ़ेद कलर का फटा पुराना लिबास पहन रखा है और उसके जो बाल थे वो कुछ अजीब तरीके से खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था इस अंधेरे में उसकी जो आंखें हैं वो ना सिर्फ चमक रही हैं बल्कि शायद लाल कलर की रोशनी उसकी आंखों से निकल रही थी। गर्ज के एक अजीब सा खौफनाक सा चेहरा था और उस चेहरे पे एक क्रीपी सी मुस्कुराहट मौजूद थी। अब जैसे ही इस अजनबी लड़की को मैंने अपने घर में ड्राइंग रूम के अंदर देखा तो मैंने मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना या वहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं समझा। मैं फ़ौरन से ड्राइंग रूम से भागती हुई जैसे तैसे अपने कमरे के अंदर एंटर हुई और जब मैं अपने कमरे के अंदर एंटर हुई तो अंदर एंटर होते ही मैंने सबसे पहले अपने दरवाजे को लॉक किया। अब जब मैंने दरवाजे को लॉक किया तो लॉक करने के बाद जितनी भी कुरानी आयत, ख़ास तौर पे आयतुल कुर्सी जो मुझे आया करती थी, मैंने उसकी तिलावत शुरू कर दी। अच्छी बात ये थी उस दौर में हमारे घर में 2 या 3 PTCL फ़ोन मौजूद थे और एक फ़ोन मेरे कमरे में लगा हुआ था। खैर मैंने वो जो PTCL फ़ोन था उस फ़ोन से अपने दूसरे फ़ोन पे
कॉल करना शुरू की। और जब मैंने उस फ़ोन से अपने दूसरे फ़ोन पे कॉल की तो जो मेरे फादर थे इत्तेफाक से वो उस कमरे में मौजूद थे जहाँ पे वो दूसरा PTCL लगा हुआ था। खैर, मेरे फादर ने जब कॉल उठाई तो मैंने उनको कहा कि ड्राइंग रूम के अंदर एक अजनबी और खौफनाक लड़की बैठी हुई है। पता नहीं कौन है, शायद कोई चोरनी है जो हमारे घर में दाखिल हो चुकी है। अब ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे वो एकदम से ड्राइंग रूम में गए और ड्राइंग रूम में मुकम्मल तौर पे चेक करने के बाद उन्होंने बाकी जो भी घर था उस तमाम घर में चेक करना शुरू किया। तकरीबन आधे घंटे के बाद उन्होंने मेरे कमरे में आके मुझे बताया कि ना ही ड्राइंग रूम में और ना ही किसी कमरे में कोई इस तरह की लड़की मौजूद है। खैर, जब उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया तब कहीं जाके मेरी जान में जान आई। लेकिन हकीकत ये थी कि मैंने अपनी आंखों से उस लड़की को, या आप कह सकते हैं कि वो जो भी छलावा थी या चुड़ैल थी, उसको अपनी आंखों से ज़रूर देखा था। खैर, मेरे जो मदर फादर थे उन्होंने मुझ पर दम दुरूद किया और मुझे कहा कि जो कुछ तुमने देखा है उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करो। इसी तरह तकरीबन 7 या 8 दिन मज़ीद गुजरे और 7 या 8 दिन के बाद इत्तेफाक से मेरा जो घर है, मेरे घर के जितने भी अफराद हैं, सब के सब किसी तकरीब में शिरकत करने के लिए गए हुए थे। इस पूरे बंगले में मैं मौजूद थी और मेरे अलावा हमारी एक आया हैं जो कि शुरू से हमारे घर में काम किया करती हैं, वो मौजूद थी। रात के तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं वॉशरूम से निकल के अपने कमरे में आ रही थी। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जो ड्राइंग रूम है उसके रास्ते में जगह जगह खून के कतरे या खून के धब्बे मौजूद हैं। ये जो खून के धब्बे थे ये बहुत ज़्यादा ताज़ा धब्बे थे और ऐसा लग रहा था कि कोई अभी यहाँ से गुजरा है और जो भी यहाँ से गुजरा है उसको या तो चोट लगी हुई है या उसके पाँव या हाथ से खून रस रहा है। अब सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि जो हमारी काम करने वाली आया हैं, हो सकता है कि उनको छोटी मोटी चोट लग गई हो और वो यहाँ से गुजरी हो। खैर, जब मैंने उनको आवाज़ देना शुरू की तो उनका कोई भी जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि शायद पीछे जो गैलरी मौजूद है ये वहाँ पे मौजूद हैं और हो सकता है वहाँ की सफाई कर रही हूँ। बहरहाल, जैसे जैसे मैं नीचे पीछे की तरफ जाने लगी, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जो पीछे का रास्ता था वहाँ पे सफ़ेद कलर के टाइल्स लगे हुए थे। जैसे जैसे मैं गैलरी की तरफ बढ़ती चली जा रही थी वैसे वैसे मैंने देखा कि रास्ते में जगह जगह न सिर्फ खून के ड्रॉप पड़े हुए हैं बल्कि खून के कतरों के साथ साथ ऐसा लग रहा था जैसे गंदे कपड़े या नापाक कपड़े रास्ते में किसी ने फेंके हुए हैं। बहरहाल, जैसे ही मैं गैलरी की तरफ पहुंची और मैंने गैलरी की लाइट ऑन की तो मैंने एक बहुत ही खौफनाक मंजर देखा। मैंने देखा जो हमारी गैलरी है उसमें जो एक लोहे की ग्रिल लगी हुई है, उस ग्रिल के बिल्कुल साथ वही लड़की जो कि मुझे उस दिन नज़र आई थी, वो ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि वो बहुत अजीब तरीके से यानी बेलिबास वहाँ पे मौजूद थी और उसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा ब्लड लगा हुआ था। उस लड़की के बिल्कुल बराबर में ऐसा लग रहा था जैसे एक बिल्ली मरी हुई है और वो जो बिल्ली उसके बराबर में मौजूद थी उसको ऐसा लग रहा था कि गर्दन से नोच के खाने की कोशिश की गई है। उस बिल्ली की गर्दन से भी खून रस रहा था, जबकि ये जो लड़की थी ये मुकम्मल तौर पे बरहना थी और ख़ास तौर पे इसके मुंह पे या इसके जबड़ों पे भी खून लगा हुआ था। बस जैसे ही ये मंज़र मैंने देखा उसके बाद बस मुझे इतना याद है कि मैंने ज़ोर से एक चीख मारी है और उसके बाद मैं बेहोश हो गई हूँ।